नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। टोक्यो ओलंपिक में भारत का सिर गर्व से ऊंचा करने के बाद बजरंग पुनिया का दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया था। बताते चले कि पावर लिफ्टर महंत गौरव शर्मा ने बजरंग पुनिया का शानदार स्वागत किया तो उन्हीं के साथ योगेश कुमार भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत के पुरुष रेसलर बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में मेन्स फ्री स्टाइल 65 किलो कैटेगरी कुश्ती प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। ब्रॉन्ज मेडल के लिए हुए मैच में उन्होंने अपने विरोधी कजाकिस्तान के पहलवान दौलत नियाज़बेकोव को 8-0 से हराया और ये उपलब्धि हासिल की। साथ ही ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का छठा मेडल रहा और बजरंग जैसे शानदार खिलाड़ी का गाजेबाजी के साथ शानदार स्वागत किया गया। बजरंग ने मैच की शुरुआत शानदार तरीके से की और जल्दी ही 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। मैच के हाफ टाइम यानी कि 3 मिनट तक बजरंग ने दौलत पर 2-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। बजरंग पूरे तरीके से दौलत पर हावी नजर आए। दूसरे हाफ का खेल शुरू होते ही बजरंग ने फिर से दौलत पर हमला कर दिया था और आक्रामक रुख अपनाते हुए 2 अंक अर्जित कर लिए और 4-0 की बढ़त बना ली। इसके ठीक बाद उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई और 6-0 कर ली। आखिरी के मिनट में बजरंग और आक्रामक नजर आए और 2 अंक के साथ 8-0 से मुकाबला जीत लिया। तो महाराष्ट्र में एनसीपी ने राज्य में कोविड-19 के टीकों की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि वह लोन के आधार पर प्राइवेट अस्पतालों से टीका लेगी और बाद में उन्हें उपलब्ध कराएगी। आपको बताते चलें, एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में टीकाकरण की गति बाधित हो गई है क्योंकि केंद्र महाराष्ट्र को पर्याप्त टीके उपलब्ध नहीं करा पा रहा। महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन की कमी पर बात करते हुए नवाब मलिक ने कहा कि वैक्सीन की कमी के कारण कई हो सकते हैं, हमें उतनी नहीं मिल रही है जितनी कि हमें मिलनी चाहिए। कम से कम 20 लाख लोगों को आज इसकी खुराक दी गई। दूसरी खुराक वैक्सीन की नई खुराक आने के बाद इन लोगों को पहले खुराक दी जाएगी। इसका मतलब है कि अन्य आम जनता को वैक्सीन नहीं दी जा सकती, इसलिए सेंटर्स को बंद करना पड़ा। वहीं कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि मौजूदा वैक्सीन संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने एक नया फैसला लिया। उन्होंने कहा कि कल हमने एक नया फैसला लिया, जिन प्राइवेट अस्पतालों ने टीके खरीदे हैं वे मांग में कमी के कारण स्टॉक का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। प्राइवेट अस्पतालों को अब डर है कि कहीं उनके द्वारा खरीदा गया वैक्सीन स्टॉक जल्द ही एक्सपायर न हो जाए। यह निर्णय लिया गया है कि प्राइवेट अस्पताल लोन के आधार पर राज्य सरकार को वैक्सीन का स्टॉक दे सकते हैं। इसके बाद राज्य सरकार आम आदमी के लिए स्टॉक का इस्तेमाल करेगी। इसके बाद जब एक बार राज्य सरकार को वैक्सीन का स्टॉक मिल जाता है तो वह धीरे धीरे इसे निजी अस्पतालों को वापस कर देगी। इससे राज्य के लोगों को काफी फायदा होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ट्विटर और कांग्रेस के बीच विवाद अब बढ़ चुका है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल लॉक किए जाने के विरोध में आज यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने ट्विटर पर नाम बदलकर राहुल गांधी कर दिया। साथ ही प्रोफाइल फोटो में राहुल गांधी की तस्वीर लगा ली। प्रियंका गांधी ने भी प्रोफाइल फोटो बदलकर राहुल गांधी की तस्वीर लगा ली। कई अन्य नेताओं ने भी ट्विटर की कार्रवाई के विरोध में राहुल गांधी की तस्वीर लगाई, नाम बदला। प्रियंका गांधी ने कहा कि ट्विटर कांग्रेस नेताओं के अकाउंट को लॉक करने के लिए मोदी सरकार की नीति का इस्तेमाल कर रहा या अपनी नीति का। ऐसी अकाउंट आयोग के अकाउंट को क्यों नहीं लॉक किया गया, जबकि उस हैंडल से भी हमारे नेताओं से पहले वह तस्वीरें साझा की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस नेताओं के अकाउंट को लॉक करके ट्विटर देश में लोकतंत्र को कुचलने में बीजेपी का साथ दे रहा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में एक बस और अन्य वाहनों के भूस्खलन की चपेट में आने के बाद मलबे में फंसे लोगों की तलाश और बचाव के लिए अभियान जारी है। आज 4 शव और बरामद किए गए, जिसके बाद मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। वहीं कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। किन्नौर के उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया है कि बचाव कार्य शुरू करने के बाद भूस्खलन स्थल से 4 और शव बरामद किए गए। अभी तक 14 शव बरामद हो चुके हैं। राज्य आपदा प्रबंधन निदेशक सुदेश कुमार मुक्ता ने बताया है कि कुछ वाहनों के साथ मलबे में हिमाचल सड़क परिवहन निगम की एक बस भी दब गई थी। बस बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हालत में मिली है, जबकि एक बोलेरो वाहन अब भी मलबे में दबा हुआ है।
तो राजधानी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में दिल्ली पुलिस और आपको बताते चले बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 बदमाश मारे गए हैं। जो बदमाश मारे गए हैं उन पर 1 दर्जन से ज्यादा चोरी, डकैती, लूट और हत्या की मामले दर्ज हैं। मारे गए बदमाशों के नाम आमिर खान, राजमन और बताया जा रहा है कि पुलिस को खजूरी खास इलाके में इन दोनों बदमाशों के छुपे होने की खबर मिली थी। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की तो बदमाशों ने धमकी दी कि वह खुद को उड़ा लेंगे। इसके बाद आसपास के लोगों को बचाने के लिए पुलिस को इन दोनों पर गोली चलानी पड़ी। मुठभेड़ के बाद घायल हालात में जब इन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इन दोनों बदमाशों के मारे जाने से दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि पुलिस को लंबे समय से इन दोनों बदमाशों की तलाश थी। देश की राजधानी दिल्ली में फिर एक शर्मनाक हरकत, 6 साल की बच्ची के साथ कथित रेप का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी को आपको बताते चले फिलहाल गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले के साथ ही पीड़ित बच्ची को मेडिकल जांच के लिए एम्स रेफर कर दिया गया है। दरअसल मामला मयूर विहार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत इलाके का है, जहां 6 साल की बच्ची के साथ कथित रेप की खबर सामने आई थी। दिल्ली पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आईपीसी की धारा 376 AB यौन अपराधों से संरक्षण एक्ट समेत SC/ST एक्ट संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पूर्वी दिल्ली की डीसीपी प्रियंका कश्यप के मुताबिक मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया है कि आगे की जाँच की जा रही है, उचित कार्रवाई की जाएगी। सुपौल शहर के एक निजी क्लिनिक में 3 दिनों से इलाजरत महिला की बुधवार को मौत हो गई है, जिसके बाद परिजन हंगामा करने लगे हैं। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए क्लिनिक में तोड़फोड़ भी की गई। परिजनों का कहना था कि इलाज के नाम पर पहले खूब पैसे अच्छे गए और जब मरीज की हालत बिगड़ने लगी तो उसे रेफर कर दिया गया। दरभंगा ले जाने पर क्रम में मरीज ने दम तोड़ दिया। हंगामे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना की पुलिस ने नाराज लोगों को आश्वासन दिया कि इस मामले में जांच की जाएगी। इस दौरान लोगों को समझाकर मामले को शांत कराया गया। हंगामा कर रहे मृतकों के परिजनों ने कहा मरीज का आंत उलट गया था, जिसके बाद उन्हें यहाँ आशा द्वारा लाकर भर्ती कराया गया था। 3 दिनों में 50 से 60 हज़ार रुपये भी ले लिए गए और यहाँ तक कि पेशेंट की स्थिति तक भी नहीं बताई गई। बुधवार को हालत बिगड़ी तो अचानक पेशेंट को रेफर कर दिया गया। बताते चले कि इसी क्लिनिक के डॉक्टर रमेश पर कुछ दिन पहले इसी तरह के एक मामले के बाद अवैध संचालन में जेल भेजा गया था। दोबारा इस तरह की घटना सामने आने के बाद जब सिविल सर्जन डॉक्टर इंद्रजीत प्रसाद से पूछा गया कि जिले में वैध क्लिनिक की संख्या कितनी है, तो उन्होंने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि वह अभी नए आए हैं। महिला मरीज की मौत को लेकर कहा कि जल्द ही इस मामले में उस क्लिनिक की जांच कर उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ई-रूपी की शुरुआत कर दी है। इसका उद्देश्य कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देना है। ई-रूपी को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी यूपीआई प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित कर लिया है। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई-रूपी लॉन्च कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 अगस्त 2021 की शाम 4:30 बजे लॉन्च किया। ई-रूपी एक प्रीपेड ई वाउचर है, जिसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। इसके जरिए कैशलेस और काउंटलेस पेमेंट होगा। ई-रूपी एक QR कोड या SMS स्क्रीन आधारित ई वाउचर है, जिसे बेनिफिशियरी के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है। इसे वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म की यूजर्स सर्विस प्रोवाइडर पर कार्ड, डिजिटल पेमेंट ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस किए बिना वाउचर को रिडीम कर सकेंगे। पीएम मोदी ने ई-रूपी लॉन्च करने के बाद कहा कि एक तरह से पर्सन के साथ साथ पर्पस स्पेसिफिक भी है। ई-रूपी सुनिश्चित करेगा कि जिस मकसद से कोई मदद ली जा रही है वो उसी के लिए प्रयोग होगा। साथ ही कहा कि ई-रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को डायरेक्ट टू बैंक ट्रांसफर योजना को प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इससे लक्षित, पारदर्शी और लीकेज फ्री डिलीवरी में सभी को बड़ी मदद मिलेगी। फिलहाल
इसे स्वास्थ्य सेवाओं से ही जोड़ा जा रहा है। अभी अगर कोई व्यक्ति भुगतान कर वैक्सीनेशन कराना चाहता है तो उसे ई-रूपी के जरिए कैशलेस और काउंटलेस ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलेगी। बाद में इसका इस्तेमाल दूसरी स्वास्थ्य सेवाओं के भुगतान में भी किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि देश में डिजिटल पेमेंट के कारण भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। साथ ही लाभार्थियों को बिना किसी झंझट की योजनाओं का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले हमारे देश में कुछ लोग कहते थे कि टेक्नोलॉजी तो केवल अमीरों की चीज है, भारत तो गरीब देश है, इसलिए भारत के लिए टेक्नोलॉजी का क्या काम है। जब हमारी सरकार टेक्नोलॉजी को मिशन बनाने की बात करती थी तो बहुत से राजनेता और कुछ खास किस्म के एक्सपर्ट उस पर सवाल खड़ा करते थे। आज देश ने उन लोगों की सोच को नकारने के साथ ही गलत भी साबित किया है। आज देश की सोच अलग और नई है। आज हम टेक्नोलॉजी को गरीबों की मदद की उनके प्रगति के एक टूल के रूप में देख रहे हैं। भारत आज दुनिया को दिखा रहा है कि तकनीक को अपनाने में और उसे जुड़ने में वो किसी से पीछे नहीं है। इनोवेशन की बात हो, सर्विस डिलीवरी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, भारत दुनिया के बड़े देशों के साथ मिलकर ग्लोबल लीडरशिप देने की क्षमता रखता है। पीएम स्वनिधि योजना की चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की। आज देश के छोटे बड़े शहरों में 23 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी और ठेलों वालों को इस योजना के तहत मदद दी गई है। इसी कोरोना काल में करीब 2300 करोड़ रुपए उन्हें दिए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जुलाई 2021 के दौरान यूपीआई के जरिए 300 करोड़ रुपए के लेन देन हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ई-रूपी व्यक्ति और उद्देश्य विशेष में इस्तेमाल करने के लिए लॉन्च किया गया है। इस दौरान उन्होंने रुपे कार्ड और कोविन ऐप की सफलता के बारे में भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने बताया कि डीबीटी के जरिए अब तक 17.5 लाख करोड़ रुपए लाभार्थियों के खाते में पहुंचाया जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ई-रूपी को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया है। ये डिजिटल भुगतान के लिए पूरी तरह से कैशलेस और काउंटलेस साधन है। व्यवस्था के उपयोगकर्ता अपने सेवा प्रदाता के केंद्र पर कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बिना ही वाउचर की राशि को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ई-रूपी बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के डिजिटल तरीके से लाभार्थियों और सेवा प्रदाताओं के साथ सेवाओं के प्रायोजकों को जोड़ता है। इसके तहत ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि लेन देन पूरा होने के बाद ही सेवा प्रदाता को भुगतान किया जाए। प्रीपेड होने की वजह से सेवा प्रदाता को किसी मध्यस्थ के हस्तक्षेप के बिना ही सही समय पर भुगतान संभव हो जाता है। ये डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन कल्याणकारी सेवाओं की भ्रष्टाचार मुक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल हो सकता है। इसका उपयोग मातृ और बाल कल्याण योजनाओं के तहत दवाएं और पोषण संबंधी सहायताएं, टीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी स्कीमों के तहत दवाएं और निदान, उर्वरक सब्सिडी इत्यादि देने की योजनाओं के तहत सेवाएं उपलब्ध कराने में किया जा सकता है। यहाँ तक कि निजी क्षेत्र में भी अपने कर्मचारी कल्याण और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व कार्यक्रमों के तहत इन डिजिटल वाउचर का उपयोग कर सकता है। ई-रूपी एक प्रीपेड ई वाउचर है। ये क्यूआर कोड या SMS स्ट्रिंग के आधार पर ई वाउचर के रूप में काम करता है, जिसे लाभार्थियों के मोबाइल फोन पर पहुंचाया जाता है। ई-रूपी सेवाओं के स्पॉन्सर्स को बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के डिजिटल तरीके से लाभार्थियों और सेवा प्रदाताओं से जोड़ता है। सोशल डेस्क, आरएनयू।